वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है केमिस्ट्री में कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, या फिर जो हम लोगों के पास जो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स है एनसीईआरटी के बारे में बात करें तो वो वैसा क्यों है। तो आइए आज हम आपको 12th क्लास के जो सीक्वेंस है चैप्टर्स के उसके बारे में बताएं और फिर किसी भी दूसरे वीडियो में आपको 11th क्लास वाले जो चैप्टर्स है उसके सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास के चैप्टर्स में। तो 12th का जो केमिस्ट्री आपके पास है उसका फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों के पास सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट चैप्टर का क्या पर्पस है? तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में ये जो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला आता है डेंसिटी इक्वल्स टू ZM बाई Na इंटू A³। इसमें जो Na है उसको हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो ये एवोगाड्रो नंबर एक्चुअली इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर किसी सॉलिड का आपको डेंसिटी पता है, उसमें जो एटम्स पर यूनिट सेल Z है वो पता है, मोलर मास पता है, और उसका जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसका जो एज लेंथ है A वो अगर पता है तो आप उस सब वैल्यू से एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक लेवल पे जो है सो हम लोगों को ये पता चला, और मोटे तौर पे अगर देखें तो हम लोगों को डेंसिटी पता चला। दो चीज़। तीसरी बात क्या है कि मोलर मास भी इस जगह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी सॉलिड का अगर आप चाहते हैं कि मोलर मास निकालें तो अगर आपको एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू पता है 6.0 to 10.23, ए एज लेंथ अगर पता है, जो कि हम लोग कैसे पता करेंगे, तो एज लेंथ के लिए हम लोग जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका सहारा ले सकते हैं, या फिर क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं, उसमें ब्रैग्स इक्वेशन आता है। ये ब्रैग्स इक्वेशन है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। इसकी मदद से जो है सो आपको A पता चल जाएगा, Z का पता लगा सकते हैं, और डेंसिटी तो ईजिली मेजर कर सकते हैं। तो फिर जो है सो किसी अननोन सब्सटेंस का, अननोन सॉलिड का आप मोलर मास भी पता लगा सकते हैं। तो ये जो है सो सॉलिड स्टेट चैप्टर का पर्पस है। फिर जो है सो दूसरा चैप्टर जो हम लोगों के पास है 12th क्लास में वो है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो चैप्टर हम लोगों के पास है मेनली उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट में आपको कंसंट्रेशन से रिलेटेड बात, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब पढ़ाया जाता है, और दूसरे पार्ट में मेनली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें एक हम आपको अभी याद दिला दें, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल्स टू हम लोग कहते हैं CRT, जहाँ पे C है क्या, कंसंट्रेशन, और ये होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इनटू RT। और नंबर ऑफ मोल क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और इधर RT बाय V। तो यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, मोलर मास फिर से दिख रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, या फिर हम लोगों का पास जो रिलेटिव लोडिंग, सब में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों है उन सबों में मेन पर्पस क्या है, मोलर मास का कैलकुलेशन। और यहाँ पे मोलर मास के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट चैप्टर में सब्सटेंस को सॉलिड में ही छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अब लोगों को लगता है कि आपको हम कहें कि ग्लूकोज का मोलर मास बताइए, तो अब ग्लूकोज का मोलर मास आपको पता है C6H12O6, और आप उसका कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ऐसे पुट करके कैलकुलेट कर लेते हैं कि ग्लूकोज का मोलर मास 180 आता है। लेकिन नहीं, हम आपको कुछ ऐसे ही सब्सटेंस दे दें, उसका नाम नहीं बताएं और कहें कि इसका मोलर मास बताइए, तब बड़ा समस्या है। तो आप क्या करेंगे, उस सब्सटेंस का एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन आपको मालूम है, और उसके बाद उस कंसंट्रेशन के मालूम होने के बाद टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, और R का वैल्यू हम लोग ले लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सो यहाँ पे हम लोग ऑस्मोमीटर्स जो इंस्ट्रूमेंट है उससे मेज़र कर लेते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ से अगर हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट से पता चल जाएगा, वेट हम लोगों ने जो सोल्यूशन तैयार किया वो पता है, RT और वॉल्यूम पता है, तो यहाँ पे मोलर मास फिर से क्या होगा हम लोग को पता चल जाएगा। तो सॉल्यूशन चैप्टर का मेन पर्पस भी मोलर मास का डिटर्मिनेशन है, लेकिन कैसे, तो सब्सटेंस को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके। दूसरी बात, बायोमॉलिक्यूल्स के लिए उसमें एक सवाल भी आता है उस चैप्टर में कि बायोमॉलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने के लिए सबसे यूज़फुल कौन सा चीज़ होता है, कौन सा मतलब मेथड होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेजरमेंट रूम टेम्परेचर पर होता है। थर्ड चैप्टर जो हम लोगों के पास आता है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा जो है सो 12th क्लास का वाइड चैप्टर है।
वाइट चैप्टर कहने का क्या मतलब है, तो इसका रिलेशन जो है मोल कॉन्सेप्ट से भी है, इसका रिलेशन इक्विलिब्रियम से भी है, इसका रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स से भी है, और इसका रिलेशन जो 12th का सॉल्यूशन है उससे भी है। और मोल कॉन्सेप्ट तो है ही, इक्विवेलेंट वेट उसमें हम लोग कह सकते हैं, उसका भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वैलेंसी का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इक्विलिब्रियम में कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम का भी पार्ट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम का भी पार्ट होता है, पीएच का ज़रूरत पड़ेगा, फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट का ज़रूरत पड़ेगा, और थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, और सॉल्यूशन चैप्टर में फिर से कंसंट्रेशन जो मोलरिटी वगैरह है उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली हम लोग ये देखते हैं कि जो डेली लाइफ का हम लोगों के पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल, बैटरी कितना इम्पॉर्टेंट है, तो बैटरी के बारे में सभी जानकारी इस चैप्टर से मिलती है। और ये चैप्टर जो है सो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स जो 11th क्लास का है, वैसे उसके बारे में अलग से हम लोग 11th क्लास का जो इस तरह का वीडियो रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों के एनर्जी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नॉलेज है, उसको जितना ज़्यादा लोग पढ़ेगा उतना ज़्यादा एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का हम लोगों को मेथड्स मिलेगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो अभी है ही, जैसे अभी हम लोगों ने डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियों को छोड़ के बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों के बारे में सोचना शुरू किया, बनने भी लगी हैं, बस बन रही है, इलेक्ट्रिक मोटर्स बन रहे हैं, तो वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही जो है सो क्या है, देन है। और फिर दूसरा जो इसका पार्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो फेमस है, दिखता है, एक बैकग्राउंड में रहने वाला चीज़ होता है, किसी बड़े से मेटालिक शिप है जैसे जो समुद्र में रहता है, या फिर रेलवे ट्रैक है, या फिर कोई बिल्डिंग है जिसमें आयरन का बहुत इस्तेमाल हो रहा, उन सबों को प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों को जो है सो कोरोजन को समझने में मदद मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जो चैप्टर आपको 12th क्लास में मिलेगा वो है केमिकल काइनेटिक्स। 4th चैप्टर जो हम लोगों को मिलेगा वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स को हम कहते हैं कि इसमें हम लोगों को किसी रिएक्शन के स्पीड के बारे में पता चलेगा। एक सवाल हम बराबर अपने क्लास में लोगों को बताते हैं, बच्चों को बताते हैं कि मान लेते हैं कि तुम चाहते हो कि किसी कंपटीशन में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो लोग तरह तरह के अपने से जो है सो रास्ते खोजते रहते हैं। तो मान ले कोई आदमी बच्चा कोई गया किसी बाबा के पास कि बाबा मेरा IIT होगा, बाबा बोले हाँ बच्चा हो जाएगा। बच्चा खुश हो गया, पैसा वैसा दे करके उनको दान दक्षिणा, वहाँ से चला। रास्ते में चला तो याद आया कि ये तो पूछा ही नहीं कि IIT में कब होगा, 2021 में होगा कि 2022 में होगा। थोड़ी दूर गया था तो फिर वापस लौट के आया, बाबा कब होगा ये तो पूछे ही नहीं, हम ये बता दीजिए मेरा कब होगा, 2021 में होगा IIT या 2022 में होगा। तो बाबा कह रहे हैं अगले जन्म में होगा। अगले जन्म में होगा क्या मतलब है? मतलब साफ कह दो कि इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा, तो यही ना मतलब कि इस जन्म में नहीं होगा। अब मन कर रहा है कि जो पैसा दिया वो भी छीन ले, उसके पास जो पहले से वो भी छीन ले। तो ये थर्मोडायनेमिक्स जो है सो हम लोगों को कोई सवाल कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा सिर्फ ये बताता है। कहाँ से? तो गिब्स फ्री एनर्जी से पता चलेगा। गिब्स फ्री एनर्जी का साइन अगर निगेटिव तो रिएक्शन होगा, लेकिन कितनी देर में होगा ये हम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स बताता है। इसलिए आपको केमिस्ट्री में 2 वर्ड दिखेगा किसी रिएक्शन के बारे में, दिस इज़ थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल एंड दिस इज़ काइनेटिकली पॉसिबल। तो अगर दोनों तरीके से वो हो, थर्मोडायनेमिकली एज वेल एज काइनेटिकली, तभी वो हम लोगों के लाइफ में यूज़फुल है। अगर सिर्फ कहे कि थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है, काइनेटिकली नहीं पॉसिबल है, तो फिर वो बेकार का बात है। उससे रिलेटेड एक अलग कहानी है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये केमिकल काइनेटिक्स हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा, फिर इसमें कैटलिस्ट वगैरह का भी काम आता है। और इसके बाद जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री का जो कोलाइडल पार्ट है, तो हम लोगों के तो आसपास जितना चीज़ दिख रहा है मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कोलाइडल नेचर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है। दूसरा, इसमें भी हम लोग कैटालिटिक एक्शन, हेट्रोलिटिक जो हम लोगों के पास हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है उसके बारे में पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। और इसका तो एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। इस चैप्टर में जो 12th का आपको सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स सब का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो जाता है, तो उसका तो एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आई होप कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको लग रहा होगा, आप जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल आपके डेली लाइफ में क्या है।
ठीक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। ऑनलाइन क्लास अगर आप केमिस्ट्री का करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू।